नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार मीना आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी विषय का पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है फसलों के त्योहार। इस पाठ में जिन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए एक नज़र पहले उन पर डाल लेते हैं। पाठ परिचय, पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द है उनके अर्थ साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे, साथ में समझाते चलेंगे। अगला बिंदु है हमारा फसल के त्योहार के दिन की दिनचर्या। जैसे घर में कोई त्योहार मनाया जाता है तो उस दिन की दिनचर्या क्या रहती है वो जानने को इस पाठ में मिलेगा। अगला बिंदु है हमारा अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहार। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में संक्रांति मनाई जाती है, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि त्योहार मनाने का अलग अलग अंदाज कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि इस पाठ में ये कहा गया है कि एक ही त्योहार को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं इन बिंदुओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ परिचय की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे भारत देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। इन सब त्योहारों को मनाने का कुछ ना कुछ कारण होता है। ये सब इतिहास की किसी घटना से जुड़े होते हैं या फिर प्रकृति से इनका कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे हम बात करते हैं दशहरे की। आप सबको मालूम है दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं दीपावली की। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तो आज भी हम उनकी स्मृति में उसी दिन अपने घरों में दीपक जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध फसलों से होता है। क्या आप सबको पता है किसी एक ऐसे त्योहार के बारे में जिनका संबंध फसलों से है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं फसलों से जुड़े त्योहारों के बारे में। तो अपना पाठ हो गया फसलों के त्योहार। तो आइए हम पढ़ते हैं फसलों के त्योहारों के बारे में। जैसा कि आप इस लाइन में देख सकते हैं, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। इस लाइन में एक नया शब्द है और वो है बोरसी। इस शब्द का मैं एक बार आपको अर्थ बता देता हूँ, फिर आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आएगी। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो बोरसी का मतलब होता है आग जलाने की जगह, जहां बैठकर हम ठंड से बचते हैं, हाथ सेकते हैं और अपने शरीर को गर्मी देते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। अब आपको समझ में शायद आ गया होगा। आप इसको गांव में देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं। इसको कई कई जगह पे सिगड़ी भी बोला जा सकता है और इसमें लकड़ियां रख के जलाई जाती है और फिर शरीर को गर्मी दी जाती है। जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक लड़का आग के पास बैठ के हाथ सेक रहा है, मतलब हाथ ताप रहा है, शरीर को गर्मी दे रहा है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आपको पता है ऐसे क्यों निकलता है? क्योंकि जिस दिनों के बारे में इस लेसन में बात हो रही है वो दिन कौन से हैं?
सर्दी के, ठंड के। उस समय में ठंड ज़्यादा पड़ती है और ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, बोरसी के आगे बैठ के आग जला के उससे हाथ तापते रहते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। कहता है कि कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए, क्योंकि क्योंकि सूरज पूरे 10 दिन से लापता है। लापता मतलब गायब, दिखाई ना देना, उसे बोलते हैं लापता। तो लापता का मतलब क्या होता है, गायब। अच्छा, आपको पता है सूरज गायब हो जाता है? हाँ, सूरज गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड के दिनों में धुंध पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो उसमें सूरज दिखाई नहीं देता है। इसलिए लाइन लिखी गई है कि पूरे 10 दिन से सूरज लापता है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। लापता मतलब वो निकला नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सूरज निकलता जरूर है पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज इतनी ठंड थी कि रजाई से, बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था। आपको पता है, जिन लोगों के पास घड़ी नहीं होती है वो लोग सूरज देख के भी समय का अंदाजा लगा लेते हैं कि अभी कितना बजा होगा। अगर सूरज सिर के जस्ट ऊपर है तो अभी 12 बजा होगा, 1 बजा होगा। अगर ढलने वाला है तो शाम का समय हो रहा है, ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं। तो कवि कहता है, लेखक कहता है कि बाहर अगर हम देखें तो समय का अंदाजा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि सूरज तो निकला ही नहीं था। सूरज निकलेगा नहीं तो हम किसको देख के अंदाजा लगाएंगे? इसलिए ये लाइन में कह रहा है कि अंदाजा, अंदाजा मतलब होता है अनुमान, जिसे आप इंग्लिश में आइडिया भी बोलते हैं। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। कहता है कवि कि बाहर देखने से तो समय का पता नहीं चल रहा कि दिन उग गया, दिन सूरज निकल आया या नहीं, लेकिन बाहर जो चहल पहल हो रही है, घर में जो चहल पहल हो रही है। अच्छा, चहल पहल भी एक नया वर्ड है आपके लिए, तो इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। चहल पहल का मतलब होता है कई सारे लोगों का आना जाना, कई सारे लोगों की आवाज आना। तो सूरज देखने से तो आपको पता नहीं चला, लेकिन घर में चहल पहल हो रही है, मतलब सुबह हो गई है, क्योंकि रात में तो चहल पहल होती नहीं है। तो इसका मतलब है कि सुबह हो गई है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने की और कभी पानी के गिरने की आवाज आ रही है, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज। यहाँ भी हमें 3 नए शब्द सीखने को मिलेंगे। और पहला है चांपाकल। चापाकल का मतलब क्या होता है? चापाकल का मतलब होता है जमीन से पानी निकालने का यंत्र या मशीन आप कह सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कि एक लेडी जो है हैंडपंप से पानी भर रही है। हैंडपंप का जो डंडा होता है उसको दबाते हैं तब पानी बाहर आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? चापाकल। तो कहता है कवि कि कभी तो हेडपंप के चलने की आवाज आती है, कभी पानी के गिरने की, या फिर किसी के हाँक लगाने की आवाज। हाँक का मतलब क्या होता है? हाँक का मतलब होता है किसी को आवाज लगाना। जैसे किसी को बुलाना होता है तो जोर से आवाज लगाते हैं ना हम, वही हाँक कहलाता है। तो हाँक का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाने। आगे पढ़ते हैं हम। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, आज इलोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। कुछ शब्द दिए हैं और वो शब्द हैं भोजपुरी भाषा के, जिनका मतलब आप सबको मैं बताता हूँ। केरा के पत्ता, केरा मतलब होता है केला। आयल कीना, आयल कीना मतलब आया।
और आगे चलते हैं, नईखे का। नईखे का मतलब नहीं क्या। होखस, होखस मतलब होता है हो जाए। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। जाओ और भाग कर देखो केला के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ई लोग के उठे के नईखे का। आज ये लोग उठेंगे या नहीं। बोल जल्दी तैयार होखस। बोलो जाकर कि जल्दी तैयार हो जाएं। इतना सुनने के बाद कवि बोलता है, लेखे बोलता है कि अब तो उठने में ही भलाई है। त्योहार का दिन। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन घर में क्या क्या होता है देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। लेखक कहता है कि हम सब नहा धो के सुबह उठ के अपने काम से फ्री होके नहा धो के हम एक जगह इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो गए या मतलब एकत्रित तो हो गया। एकत्रित होना मतलब एक जगह बैठना। चाचा और दादा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। चाचा और जो दादा है उन्होंने चकाचक मतलब साफ सुथरी धुली हुई धोती पहनी है, वो भी सफेद। मांड लगी धोती, मांड का मतलब होता है चावल का गाढ़ा पानी। जैसे चावल होते हैं, चावल को उबालने से उनका जो पानी निकलता है उस गाढ़े पानी को हम बोलते हैं मांड। और कपड़ों में भी वो देखकर हम कपड़ों को क्या साफ सुथरा और टाइट बना देते हैं। तो कहता है कवि कि उसके दादा और चाचा ने भी ऐसी ही धोती पहनी थी जिसमें मांड लगा हुआ था और एकदम सफेद झक थी, सफेद चकाचक थी, मतलब सफेद थी और साफ सुथरी थी। आगे देखते हैं, खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता। कवि कहता है कि खिचड़ी में ऐसन, ऐसन मतलब ऐसा, कभी न देखनी। खिचड़ी में ऐसा ठाठ कहने का मतलब यह है कि खिचड़ी हमने बहुत खाई है लेकिन ऐसी खिचड़ी हम पहले कभी नहीं खाए जिससे सारा शरीर में कनकनी मच गई। देह मतलब होता है शरीर। तो कहता है कि पूरे देह में कनकनी मच गई। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। यहाँ पे एक शब्द आया है मचिया। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने दादी बैठी थी। मचिया का मतलब होता है छोटा पलंग। आप मचिया से समझ सकते हैं कि एक पलंग होता है जिस पे हम बैठते हैं, बट वो छोटा होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में अच्छे से समझ सकते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है एक पलंग जो भी छोटे आकार का, इसे बोलते हैं मचिया। तो मचिया पर कौन बैठी थी? दादी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद रुई की जैसा उसके हल्के फुल्के बाल है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। झक सफेद मतलब रूई जैसे सफेद बाल। और आपको इस पिक्चर में देखने से पता चलेगा कि इस पिक्चर में एक पलंग पर एक औरत बैठी है, वो कवि की दादी है। और उनके बालों को हम गौर से देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि पूरे बाल सफेद हैं। तो कवि कहता है कि एक भी बाल उनके माथे में काला नहीं है, पूरे बाल कैसे हैं? सफेद। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। कहने का मतलब है कि आज बड़ी साफ सुथरी लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के कुछ छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। पलंग पर आप देख सकते हैं एक केले का पत्ता है, उसमें कुछ चावल, कुछ गुड़, कुछ तिल रखे हैं और हमें बोला जा रहा है कि जाके उनको प्रणाम करो। जब सबने उनको प्रणाम कर लिया
तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। दान देने का मतलब होता है कि वो चीजें किसी को दे दी जाती है, किसी पंडित को दे दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है, उसे बोलते हैं दान। आगे पढ़ते हैं। आज तो अपी दिदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। कवि कहता है कि आज तो अपी दिदिया मतलब बड़ी दादी बुरी फंसी। फंसने का मतलब यह नहीं है कि किसी जाल में फंस गई। वह आगे कहता है कि उनको ना तो चूड़ा दही पसंद है ना ही खिचड़ी, बट आज तो उनकी फरमाइश के अनुसार नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि आज घर में त्योहार मनाया जा रहा है और आज कुछ स्पेशल पकवान बनाए जा रहे हैं। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच ही रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। कहता है कि ये जो खिचड़ी हम खा रहे हैं वो अलग है, और जो हम खिचड़ी स्कूल में ले जाकर खाते थे, मनाकर पिकनिक में जो खाते थे, वो अलग होती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। आपको पता है जब त्योहार आता है तो घर में बच्चे बड़ी मस्ती करते हैं, जैसे कि आप करते हो। तो कभी भी वही कहता है कि छुट्टी का दिन होता है, सारा दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते हैं या फिर टापू पर बालू पर दौड़ते रहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमट भैया सब मिलकर ईंट से बने बड़े चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ लोग बड़ा सा बर्तन ले रखे हैं और उसको ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर रखे हुए हैं और उसमें कुछ बना रहे हैं। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते। बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने का मतलब रेस्ट करने का, आराम करने का मौका देते हैं। पतंग उड़ा रहे होते हैं, बीच में थोड़ा आराम देते हैं और आके घर वालों की मदद करने लग जाते हैं। मटर प्याज छिल लेते हैं, उसमें उसकी मदद कर देते हैं। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्योहार। सच में ढंग कैसा भी हो, लेकिन ये कैसा त्योहार है? खुशियों का त्योहार। फसलों से संबंधित प्रसिद्ध विभिन्न त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा त्योहार कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी महीने से शुरू हो जाता है भारत के लगभग सभी प्रांतों में। प्रांत मतलब राज्य, प्रांत मतलब होता है राज्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट। तो जनवरी माह से, जनवरी के महीने से कोई ना कोई त्योहार मनाना शुरू हो जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि शायद इस बार पाला कम होगा। पाला का मतलब होता है बर्फ, क्योंकि बर्फ ज्यादा पड़ने से भी फसल खराब हो जाती है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। आप सबको पता है फसलों को भी सूरज की गर्मी चाहिए होती है। जब तक सूरज की गर्मी नहीं मिलेगी फसलें जल्दी से नहीं बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अंदाज नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति या फिर मकर संक्रांति मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जनवरी माह में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे बोलते हैं मकर संक्रांति। असम में बिहू, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कौन से त्योहार का पिक्चर है? बिहू, जो कि कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये भी फसलों से संबंधित ही त्योहार होता है। केरल में ओणम, केरल में फसलों से संबंधित कौन सा त्योहार है? ओणम। तो अब बात करते हैं आगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी एक ऐसा त्योहार है जो फसलों से संबंधित होता है और वो होता है पोंगल। पंजाब में उसी त्योहार को लोहड़ी के रूप में मनाते हैं और झारखंड में सरहुल, झारखंड में उस त्योहार को कहते हैं सरहुल। गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ये सब त्योहार फसलों और खेती से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में संक्रांति मनाई जाती है जिसे तिल संक्रांति भी बोलते हैं और मकर संक्रांति बोलते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल और गुजरात में उसको बोलते हैं पतंग का पर्व। ये सभी त्योहार खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब त्योहार एक ही महीने में मनाया जाता है, नहीं। इन त्योहारों को जनवरी से मनाना शुरू किया जाता है, तो कहीं पे जनवरी में मनाया जाता है तो कहीं अप्रैल तक भी मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। इस त्योहार को मनाने का अवधि है 4 दिन। झारखंड में जो सरहुल त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार को 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। वहां पे जो जनजाति है वो अलग अलग जनजाति अलग अलग समय पे इस त्योहार को मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। संथाल लोग कब मनाते हैं? फरवरी मार्च में। तो ओरांव लोग कब मनाते हैं इसे? मार्च अप्रैल में। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के विशेष दिन, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा होती है। साल का एक पेड़ होता है जिसके फल भी आते हैं, उसे कई जगह पे खेजड़ी भी बोला जाता है, कई जगह पे समी वृक्ष भी बोला जाता है। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और इसी समय पे साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।